हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मौर्य साम्राज्य पर अभ्यास करते हैं। देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है और इसलिए क्वेश्चंस को देखो, उसके आंसर्स बार बार आप देखेंगे सुनेंगे तो आपके ये ब्रेन में जो है इनकी इमेज छपती रहेगी। और बस क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप बार पढ़ेंगे सुनेंगे, आपके पास क्वेश्चंस का बहुत सारा ढेर सारा माइंड में कलेक्शन हो जाएगा। यही परीक्षा के समय काम आता है। यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी संस्था एग्जाम को लेती है कराती है तो वो आयोग हो, वो आपसे विशेषज्ञ की होने की उम्मीद नहीं रखता है। वो आपसे सिर्फ चाहता है कि आपको जानकारी हो। तो चलिए देखते हैं। विषय विशेषज्ञ नहीं चाहिए उनको, आपको उन सिर्फ जो है आपको ये होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए देखते हैं, आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो थोड़ी डिटेल पर नज़र डाल लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो वह है मौर्य वंश। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ, उक्त में दिए गए विकल्पों मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका जो समय है वो 323 से 184 ईसा पूर्व का है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये इसका वास्तविक संस्थापक है। इसके बाद कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश और फिर इसके बाद वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा जो विकल्प बनता है वो बी सही है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ढुंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम पहली और दूसरी है अविसारिका वंचितक। अविसारिका वंदितक ये जो है अप्राप्य है। फिर है सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो वो की थी विलियम जोन्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोट चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन। याद रखिए, जस्टिन बीबर जैसे आप जानते होंगे, इस तरह किस तरह याद रखिए। जस्टिन के सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो वो विष्णुगुप्त। इसके बाद डिटेल आप वीडियो को रोककर पढ़ते जाइए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वह राजनीतिक नीतियां। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो वो की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अगला, किसके शासन काल में
टीमेकस भारत आया था। तो डायमेकस जो था वो बिंदुसार के शासनकाल में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस भी बोलते हैं नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। तो ये पूछ सकते हैं किसके स्थान पर आया था, मेगस्थनीज के। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का। तो बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से। ऊपर वाले क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन बन गया, वही क्वेश्चन ही है। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र, गुजरात जो है सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही ये आंसर मिल गया। दिया गया चित्र संबंधित है, तो ये जो है अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय से संबंधित है। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों में स्तंभ लेखों में अशोक के साम्राज्य की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। असम सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा और त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने की थी। तो अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो था श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्युत और केरल ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक 269 ईसा पूर्व
के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों से सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ है। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसे पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध उसने लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय, औषधि बागों का निर्माण करवाया था। तो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि से। 269 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। इसके अभिलेखों में सर्वत्र इसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये था दीपवंश और महावंश। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोग्लिपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो वो अशोक, दशरथ। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही है। मौर्य शासक में उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय और उपाधि धारण करता था। रज्जुक थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक। तो अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योगदात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। तो इससे प्रूफ हो जाता है रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। सार्थवाह किसे कहते थे? तो सार्थवाह जो थे वो व्यापारियों के काफिले को कहते थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो वो था अग्रहारिक। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये 3 पदाधिकारी हैं। पहले युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक ये भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी था। आजकल इसे बंदोबस्त अधिकारी की भांति मान सकते हैं। प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो अशोक ने किया था। चलिए, सारनाथ वाराणसी के पास। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची को। सांची का स्तूप जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूपों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। आगे आ जाइए। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ऊपरी वाला प्रश्न है, अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप अशोक
बार बार पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है सुमेलित करना, सूची 1, सूची 2 स्थान और स्मारक इनको मिलाना है। तो देख लीजिए, कौशाम्बी जो है ये घोषित राम मठ, कौशाम्बी घोषित राम मठ, दूसरा वाला ये हो गया घोषित राम मठ, दूसरा ए का 2 हो गया। और कुशीनगर, कुशीनगर है रानावर, तो कुशीनगर हो गया रानावर। फिर उसके बाद है सारनाथ, ये दमेक स्तूप है, सारनाथ दमेक स्तूप, तीसरा वाला इससे मिल गया। तो इस हिसाब से इसका सी विकल्प सही हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर पाए गए उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। तो ये जो थे ये गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। कपिलवस्तु इसमें नहीं था, हिसाब से बी वाला विकल्प सही हो गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा थी। तो भाषाएं जो थीं वो 3 थीं और लिपियां 4 थीं, याद रखिएगा। 3 भाषाएं 4 लिपियां। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? प्राकृत, ग्रीक और अरामेइक, ये 3 भाषाएं थीं अशोक के शिलालेख में। और 4 लिपियां जो थीं वो कौन सी थीं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामेइक, ये 4 लिपियां हैं, याद रखिएगा। बाकी डिटेल ये दी है, आप इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो वह है सावाजगढ़ी। चलिए, अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेइक और ग्रीक ये लिपियों का प्रयोग हुआ है, सीरियाई। भारत के मुख्य क्षेत्र से प्राप्त अशोक के अभिलेख जहाँ ब्राह्मी में हैं, वहीं उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र और बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में हैं। अशोक का शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो वो थे प्राकृत भाषा में। 3 भाषाएं मैंने आपको पहले बता दी थी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो वो है पत्थर की पट्टियों पर। चलिए, डिटेल आप एक बार देख लीजिए। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आईएएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों में ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था, किंतु इन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में ये तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघल अनुसूचियों, दीपवंश व महावंश में ये उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः 1915 में मास्की, जो कर्नाटक में से अभिलेख प्राप्त हुआ, अशोक के नाम भी पढ़ लिया गया उसमें। इसके बाद अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ऊपरी वाला क्वेश्चन है, सेम प्रिंसेप ने पढ़ा था। फिर उसके बाद है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज प्रिंसेप था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, तो वो था अनुराधापुर। तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। तो अभिलेखों को इस प्रकार लिपि का साक्ष्य मिला है। तो ये जो है पिपरवा, सहगौरा, माँ स्थान, ये हैं कुछ जिनके नाम अभिलेखों के। तो अभी हम आपको एक अपना हैंड रिटन वीडियो डालेंगे, उसमें आप देखिए मिल जाएगा आपको। नोट्स पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती? तो ये खरोष्ठी लिपि थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय
जो है वो मैसन, प्रिंसेप, नोरिस और